Hello everyone, let's today talk about Sir Henry Maine, another exponent of historical school. हम ऑलरेडी सेविग्नी के बारे में पढ़ चुके हैं जिन्होंने वॉकीज की थ्योरी दी थी। उसी थ्योरी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए सर हेनरी मेन हमें समझाते हैं कि लॉ एंड सोसाइटी दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे जैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है लॉ भी वैसे ही साथ साथ डेवलप होता है, और इसे प्रिमिटिव स्टेजेस से समझाते हुए उन्होंने सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज स्टैटिक सोसाइटी, अनदर इज प्रोग्रेसिव सोसाइटी। उन्होंने सबसे पहले स्टैटिक सोसाइटी के अंदर बताया कि देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, समझते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज डिवाइन लॉ, जहाँ जो राजा लोग होते थे वो जो लॉज बनाते थे, जो कमांड्स देते थे, ये माना जाता था कि डिवाइन इंस्पिरेशन से वो कमांड्स दे रहे हैं, उनके कमांड्स को लॉ का फॉर्म माना जाता था। ठीक है, तो रूलर्स आगे से आगे ये लॉज पास होते गए। सेकेंड स्टेज के अंदर ये जो कमांड्स थे दे टुक द फॉर्म ऑफ कस्टम्स, राइट। थर्ड स्टेज के अंदर जो रिलीजियस पर्सन्स होते थे, प्रीस्ट, उन्होंने जो लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया, तो दे यूज्ड टू मेक द लॉज। एंड द फोर्थ स्टेज वॉज जब इन सारे जो कस्टम्स थे जो लॉ के फॉर्म में ऑपरेट हो रहे थे, उन सबको कोड के फॉर्म में कोडिफाई किया गया। जैसे इंडिया के अंदर कोड ऑफ मानू, 12 टेबल्स ऑफ रोमन्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टैटिक सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ जो ये 4 स्टेजेस के आगे लॉ को डेवलप नहीं कर पाए। प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि इन 4 स्टेजेस के बाद में 3 टूल्स और जिन्होंने अडॉप्ट किए वो हो गए प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़। वो 3 टूल्स कौन से थे? द फर्स्ट वन वॉज लीगल फिक्शन, सेकेंड वॉज थ्रू लेजिस्लेशन एंड थर्ड वॉज इक्विटी। सबसे पहले लीगल फिक्शन को समझते हैं। तो उन्होंने बोला लीगल फिक्शन के द्वारा क्या किया गया कि लॉ जैसे इन जनरल नेचुरल पर्सन्स को मानता है होल्डर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, थ्रू लीगल फिक्शन यानी इमेजिनेशन के थ्रू इवन कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस को जो है लॉ का फॉर्म दिया गया। तो कंपनीज को भी माना जाने लगा कि दे आर ऑल्सो पर्सन्स इन द आइज ऑफ लॉ, लीगल पर्सन, दे कैन बी होल्डर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, और उन्हें भी सू किया जा सकता है और वो भी सू कर सकते हैं जैसे नेचुरल पर्सन्स सू करते हैं। इसी तरह आइडल्स को भी पर्सन माने जाने लगा फिक्शन के थ्रू, राइट। तो इस तरह लीगल फिक्शन से जो है उसने लॉ की जो प्रमाइसिस बाउंड्रीज था उनको एक्सपेंड किया गया। सेकेंड वन वॉज इक्विटी। इन जनरल जब भी कोई केस होता है तो उसके डिसीजन जो है सिविल लॉ के बेसिस पर किया जाता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस जिनके ऊपर लॉ के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन अवेलेबल नहीं हो पाता तो वहाँ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए इक्विटी के बेसिस पर उन डिसीजंस को किया जाता है, इससे लॉ का डेवलपमेंट हुआ। थर्ड वन वॉज लेजिस्लेशन। सभी समझते हैं लेजिस्लेशन मीन्स मेकिंग ऑफ लॉज, राइट। तो लॉज बनाए गए जिससे लोगों को न्याय मिल सके। तो इस तरह जो लॉ का डेवलपमेंट हुआ तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी जो है स्टैटिक सोसाइटी से प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरह मूव करती है और इस तरह से लॉ का डेवलपमेंट होता है। उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि द मूवमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ लॉ हैज़ बीन फ्रॉम स्टैटस टू कॉन्ट्रैक्ट, और फिर बाद में वापस रिवर्सल ट्रेंड हुआ जब कॉन्ट्रैक्ट से वापस स्टेटस पर आए। कैसे हुआ समझते हैं। उन्होंने बोला कि अर्ली एंशिएंट टाइम्स के अंदर क्या होता था कि पैटर फैमिलियाज होती थी। पैटर फैमिलियाज मतलब यहाँ पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटीज़ या मैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटीज़ होती थी, जहाँ पे जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था, जैसे इंडिया में पैट्रियार्कल फैमिलीज थी तो वहाँ पे जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था वो जो कहता था उसके वर्ड्स लॉ माने जाते थे, और जो फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स थे उनके वर्ड्स को मानते थे, राइट। तो इंडिविजुअल का जो स्टेटस था वो डिसाइड होता था फैमिलीज़ के बेसिस पर। ठीक है, और वहाँ पे जो पैटर फैमिलीज़ होती थी बाद में धीरे धीरे जब ग्रुप ऑफ पैटर फैमिलीज़ को साथ में रख के फैमिलीज़ बनी, फिर उसके बाद में जेम्स एंड ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज़, और कम्युनिटीज़ के अंदर जो भी एक कॉमन डिसीजन होता था उसको लॉ माना जाने लगा। तो स्टेटस जो होता था इंडिविजुअल का वो फैमिलीज़ के बेसिस पर डिसाइड होता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल्स थे वो शहर की तरफ जाने लगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जब वो शहर में गए तो वहाँ पे उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने डिसीजंस लेने शुरू किए। तो वहाँ पर उनका जैसे वो कहीं एम्प्लॉयमेंट करते थे तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था जहाँ सारी कंडीशंस, नेगोशिएशंस, अग्रीमेंट्स के थ्रू डिसीजन होते थे। तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल का स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूवमेंट हुआ तो लॉ जो है उसका मूवमेंट कहाँ हो गया? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर इंडिविजुअल का जो लॉ होता था वो डिसाइड होता था। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ?
अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ। जब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो जो लोग शहर में काम करने के लिए आ रहे थे उनको वहाँ पे, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ में इतना डेवलपमेंट हो गया तो इतने वर्कमैन की ज़रूरत नहीं थी, तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होने लगा, लोगों में भुखमरी बढ़ने लगी, पॉवर्टी होने लगी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने एसोसिएशंस एंड यूनियंस फॉर्म करने लगे। फिर लोगों का स्टेटस कैसे डिसाइड हुआ, यूनियन के बेसिस पे, कि जो वर्कर्स थे वो यूनियन के पार्ट बन जाते थे, सारे उसके मेंबर्स बन जाते थे, और फिर वो अपनी डिमांड्स, एम्प्लॉयज़ अगर उनके साथ में प्रॉपर बिहेव नहीं करते तो अपने डिमांड्स जो थे यूनियन के थ्रू रखते थे। तो उनका स्टेटस जो था वापस किससे डिसाइड होता था, यूनियंस के थ्रू। तो देन इसीलिए उन्होंने, हेनरी मीन ने समझाया, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज एज इट दैट टू बीन फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देन बैक टू स्टेटस, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। और इसीलिए जैसे डिफरेंट लॉज बनाए गए थे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है, द बोनस एक्ट है, द फैक्ट्रीज एक्ट है, जिससे जो वर्कमैन है वो उनके साथ में कोई भी तरह का इनजस्टिस होता था तो वो इस इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे। तो उनका स्टेटस किस पे डिसाइड होता था, यूनियन के थ्रू। तो होप द थ्योरी ऑफ हेनरी मेन इज क्लियर टू यू। ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।